रात की स्याही अभी गहरी हुई थी जब शाह हवेली के पिछले हिस्से में खामोशी के पहरे तोड़ती हुई एक हेवली नमूदार हुई। मिनाल ने अपने कपकपाते हाथों से भारी बैग थाम रखा था और इसकी सांसें इसके अपने हलक में कांटों की तरह चुभ रही थीं। वो बार बार मुड़कर हवेली की बुलंदोबाला दीवारों को देखती थी जिनके पीछे इसका सख्त गिर भाई फारिस शाह ख्वाबे गफलत में था। वो भाई जिसकी आहट से पूरा शहर थरथराता था, आज की अपनी लाडली बहन इसकी गैरत और अना को दांव पर लगाकर अंधेरे का हिस्सा बनने जा रही थी। दूसरी तरफ जैनब का भाई अयान अपनी गाड़ी की हेडलाइट्स बंद किए गली के आखिरी कोने पर बेचैनी से पहरे दे रहा था। जैसे मिनाइल की सहम कर चलती हुई परछाई इसके करीब पहुंची, अयान ने तेजी से आगे बढ़कर इसे थामा और गाड़ी का दरवाजा खोला। इन दोनों की आंखों में मोहब्बत से ज्यादा वो खौफ रक्स कर रहा था जो इस बगावत का मुकद्दर बनने वाला था। अयान जानता था कि वो आग जिससे दरिया में कदम रख रहा है, इसकी तपिश ना सिर्फ इसे बल्कि इसकी बहन जैनब को भी झुलसा देगी। मगर जज्बात की अंधी रूह में वो सब कुछ भूलकर मिनाहिल को हाथ थामे गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। गाड़ी की रफ्तार जैसे जैसे बढ़ रही थी, मिनाहिल के दिल की धड़कनें भी तेज हो रही थी। इसे रह रहकर अपने भाई के गैज़ो गजब का ख्याल आ रहा था, जो कल सुबह सूरज तुलू होते इस घर पर कहर बनकर टूटने वाला था। जैनब का मासूम चेहरा भी अयान के जहन में एक लम्हे को उभरा और इसके इस एक कदम की कितनी भारी कीमत इसकी बहन को चुकानी पड़ेगी। मगर अब वापसी का कोई रास्ता बाकी नहीं बचा था, क्योंकि वो दोनों शहर की हुदूद से निकलकर इस नामालूम मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे जहां से पीछे मुड़कर देखना इनकी किस्मत में नहीं रहा था। शाह हवेली के ड्राइंग रूम में सुबह की रोशनी तो फैल चुकी थी, मगर फिजा में एक ऐसी संगीनी छाई थी जिससे किसी बड़े तूफान से पहले का सकूत हो। फारिस शाह अपने मखसूस रोबदार अंदाज में सोफे पर बैठा अपनी चाय का पहला सिप लेने वाला था कि हवेली का पुराना वफादार मुलाजिम लड़ते हुए हाथों से एक लिफाफा लिए अंदर दाखिल हुआ। इसके चेहरे की जर्दी बता रही थी कि वो कोई आम खबर लेकर नहीं आया। फारिस ने जब अबरू उचकाकर इसकी तरफ देखा तो मुलाजिम ने कपकपाती आवाज में सिर्फ इतना कहा कि छोटी बीबी के कमरे से मिला है। फारिस ने जैसे वो खत खोला, इसकी नीली आंखों में अचानक खून उतर आया। वो खत बज़ाहिर अयान ने मिनाहिल के नाम लिखा था, जिसमें फरार के तमाम मंसूबे का जिक्र था। मगर इसके आखिर में लिखी एक सतर ने फारिस के अंदर जिसे आग लगा दी, जहां लिखा था कि तुम जैनब की फिक्र मत करना, इसे ना सिर्फ हमें रास्ता दिखाया बल्कि वो भाई की नजरों से बचकर हमें हवेली के पिछले दरवाजे तक पहुंचाने में भी हमारी पूरी मदद करेगी। बस इस एक जुमले ने फारिस की अकल पर गुस्से का ऐसा पहरा डाला कि इसने एक बार भी यह सोचने की जहमत नहीं की कि जैनब को फंसाने की कोई साजिश भी हो सकती है। इसके नजदीक जैनब वो लड़की थी जिसके खानदान पर इसके बाप ने हमेशा एहसानात किए थे, और आज इसे जैनब ने इसके घर की इज्जत को दागदार करने में अपने भाई का साथ दिया था। गुस्से की एक ऐसी लहर इसके वजूद में दौड़ी कि इसने अपने हाथ में मौजूद कांच का ग्लास बुरी कुव्वत से सामने वाली दीवार पर दे मारा, जिसके टुकड़े फर्श पर बिखरते फारिस ने इंतकाम का पहला ऐलान साबित हुए। इसने जबड़े सख्ती से भिंच गए थे और इसके जहन में सिर्फ एक ही नाम हथौड़े की तरह बज रहा था। जैनब वो लड़की जिसने शाह खानदान की पीठ में खंजर घोंपा था, जिससे फारिस शाह की वो वहशत सैनी थी जिसका इसने कभी ख्वाब में भी तस्वुर नहीं किया होगा। इसने अपने मुलाजिम को धारते हुए हुक्म दिया कि गाड़ी निकालो। इसकी आंखों में अब सिर्फ तबाही का अक्स था। वो अपनी बहन को खोने का दुख भूलकर अब इस सहूलतकार को इबरत का निशान बनाने के लिए तैयार था, जिससे इसके वकार को खाक में मिलाने की जुर्रत की थी। जैनब के घर के छोटे से सहन में अभी सुकून की फिजा कायम थी, जब अचानक किसी की ठोकर मारकर दरवाजा खोलने के जोरदार आवाज ने दरो दीवार हिलाकर रख दिए। फारिस शाह अपने पूरे जाहो जलाल और बिखरे हुए शेर की तरह अंदर दाखिल हुआ। इसके पीछे इसके गार्ड्स का जत्था किसी कयामत का मंजर पेश करा था। जैनब जो बावर्ची खाने में काम करी थी, बदहवासी में बाहर निकली तो सामने फारिस को आग बगोला देखकर वहीं मुंजमद होकर रह गई। फारिस ने एक ही झटके से जैनब का बाजू इतनी बेदर्दी से दबोचा कि इसके मुंह से सिसके निकल गए। लेकिन फारिस के दिल में रहम का दूर दूर तक कोई निशान न था। कहाँ तेरा वो बेगैरत भाई? फारिस की धार ने मोहल्ले के लोगों को भी दीवारों के साथ लगने पर मजबूर कर दिया। जैनब के बूढ़े बाप ने आगे बढ़कर बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन फारिस ने एक हाथ के इशारे से इन्हें पीछे धकेल दिया और सबके सामने जैनब की तरह वो खत लहराया, तुम जैसे लोग जो हमारे टुकड़ों पर पलते रहे, आज तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे घर की इज्जत को बाजारों में रोलने के लिए तुमने अपने भाई को रास्ता दिखाया। फारिस के अल्फाज जहर में बुझे हुए नश्तर की तरह जैनब के वजूद को छलनी कर रहे थे। इसने जैनब को झटका देकर जमीन पर गिराया और इसके चेहरे के करीब झुककर इस हकारत से देखा जैसे वो कोई गलीज चीज हो। जैनब की आंखों से आंसू जारी थे, वह हाथ जोड़कर अपनी बेगुनाही की दुहाई देती रही, मगर फारिस ने पूरे मोहल्ले और इसके अपने बाप के सामने से बदकिरदार और घटिया सहूलतकार जैसे अल्फाज से नवाज कर इसकी इज्जत नफ्स को रेजा रेजा कर दिया। इसने धारते हुए ऐलान किया कि शाह खानदान की गैरत से खेलने का अंजाम पूरा शहर देखेगा, और जैनब जो कल तक अपने भाई की गलती पर परेशान थी, आज खुद को इस गुनाह की चादर में लिपटा हुआ महसूस कर रही थी।
जो उसने कभी किया ही नहीं था। फारिस का गुस्सा भी ठंडा नहीं हुआ था। इसकी नजरें ज़ैनब के बाप पर जमी थी, जिनके सामने इनकी जवान बेटी की तस्लील की जा रही थी। और फारिस शाह के लिए तो ये सिर्फ इंतकाम का आगाज था। फारिस शाह के चेहरे पर फैली वहशत और इसके लहजे की दरिंदगी ज़ैनब के बाप के नहीफ वजूद को लर्जा देने के लिए काफी थी। इसने अपनी कमर से बंधा हुआ पिस्टल निकाला और इनकी नाली ज़ैनब के बाप की कनपट्टी पर टिकाते हुए कैसी शैतानी मुस्कुराहट अपने लबों पर सजाई, जिसने फिजा में मौजूद आखिरी उम्मीद भी खत्म कर दी। तुम्हारा बेटा आयान इस वक्त मेरी बंदूक की नोक पर है। वो जहां भी छुपा हुआ है, मेरे आदमी इस तक पहुंच चुके हैं। फारिस की दबी दबी मगर गजबनाक आवाज ज़ैनब के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरी। ज़ैनब ने फर्श पर बैठी तड़प कर फारिस के पैरों की तरफ हाथ बढ़ाया, मगर इसने हकारत से अपने बूट पीछे कर लिया। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे भाई की लाश कल सुबह तुम्हारी दहलीज पर ना गिरे और तुम्हारे बाप की सफेद दाढ़ी का भरम भी रह जाए, तो तुम्हें इस जुर्म का तावान अपनी पूरी जिंदगी चुकाना होगा। फारिस ने ज़ैनब की आंखों में आंखें डालकर इसे अपनी शर्त बताई, जिसने जमीन और आसमान को एक कर दिया। तुम्हें मुझसे निकाह करना होगा ज़ैनब, अभी और इसी वक्त। ये निकाह तुम्हें कोई मलका बनाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें उम्र भर की कैद देने के लिए होगा। और अगर तुम्हारी जुबान से इनकार का एक लफ्ज भी निकला, तो याद रखना कि तुम्हारे भाई का खून तुम्हारे इस बूढ़े बाप के हाथों पर होगा और मैं इस घर को कब्रिस्तान बना दूंगा। ज़ैनब का बाप साकित और जामिद खड़ा अपने बेटे की जिंदगी और बेटी की बर्बादी के दरमियान किसी लकड़ी के तख्ते की तरह चटक रहा था, जबकि फारिस शाह की उंगलियां ट्रिगर पर किसी सांप की तरह कुंडली मारी बैठी थी। ज़ैनब को लग रहा था जैसे इसका दम घुटने लगा है। वो एक ऐसी खूनी इम्तिहान में डाल दी गई है, जहां एक तरफ इसका वो भाई था जो इसकी जान था, और दूसरी तरफ वो बाप जिसकी इज्जत के लिए वो अपनी जान भी दे सकती थी। मगर फारिस शाह का मतलब इन दोनों से बढ़कर इसकी रूह का सौदा था। इसने अपनी लड़ती पलकें उठाकर अपने बाप के सफेद पड़ते चेहरे को देखा और फिर फारिस के संगलाक वजूद को, जिसके दिल में रहम की कोई गुंजाइश बाकी नहीं थी। वो जान गई थी कि आज इसकी जिंदगी का सूरज गरूब होने वाला है और इसकी किस्मत का फैसला फारिस शाह की नफरत ने कर लिया। ज़ैनब की आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था और इसे अपना सांस अपनी पसलियों में कैद होता महसूस हो रहा था। एक तरफ फारिस शाह की बंदूक की नाली इसके बूढ़े बाप की कनपट्टी पर जमी थी और दूसरी तरफ अयान की जिंदगी का सवाल था, जो इसके लिए महज एक भाई नहीं बल्कि इसका मान था। फारिस की आंखों में छुपी दरिंदगी और उसके लहजे का वो जहरीला इत्तेमाद ज़ैनब को चीख चीख कर बता रहा था कि ये शख्स अपनी कही हुई हर बात सच कर दिखाएगा। ज़ैनब ने एक नजर अपने बाप के लड़ते हुए हाथों और इनकी झुकी हुई गर्दन पर डाली, जिनकी सफेद दाढ़ी आज इसके लिए बेगुनाही के बावजूद आंसू से तर हो रही थी। इसने महसूस किया कि अगर इस वक्त इसने अपनी अना या अपनी पसंद की फिक्र की, तो कल इस घर से सिर्फ लाशें उठेंगी। इसके वजूद में एक सर्द लहर दौड़ गई। इसने अपने कपकपाते लबों को बामुश्किल खोला, आवाज जैसे हलक में कहीं फंस कर रह गई थी। मगर इसने पूरी हिम्मत मुजतमा की। ठीक है, मुझे मंजूर है। ये अल्फाज नहीं थे, बल्कि इसकी अपनी खुशियों का जनाजा था जो इसके मुंह से निकला था। इसके अल्फाज सुनते फारिस शाह के लबों पर एक फातिहाना मगर तस्हीक आमेज मुस्कुराहट उभरी। इसने अपनी बंदूक ज़ैनब के बाप के सर से हटाई, मगर इसका रुख अब भी धमकी आमेज था। ज़ैनब ने अपने बाप की तरफ देखा, जिनकी आंखों में बेचारगी और दुख का वो समंदर था जिसे लफ्जों में बयान करना नामुमकिन था। वो अपने जीते जी अपनी बेटी को इस भेड़िए के हवाले कर रहे थे, जो इसे बीवी नहीं बल्कि अपनी अना का गुलाम बनाने आया था। ज़ैनब ने अपनी आंखें सख्ती से मीच ली। इसके रुखसारों पर गिरने वाले गर्म आंसू इस बात की गवाही दे रहे थे कि इसने अपने खानदान के तहफ्फुज़ की खातिर अपनी रूह का सौदा कर लिया। वो जानती थी कि अब इसकी जिंदगी का हर दिन एक अजाब होगा और वो घर जो इसकी पनाह का था, अब हमेशा के लिए इसे छिट जाएगा, क्योंकि वो अब इस जालिम शख्स की कैदी बनने पर आमादा हो चुकी थी, जिसने इसकी बेगुनाही को अपने बूटों तले रोन दिया था। आसमान से बरसती मूसलाधार बारिश शाह हवेली के वसी और इस लॉन को किसी दलदल में बदल रही थी, बिल्कुल इस तरह जिस तरह ज़ैनब की जिंदगी को जबर के अंधेरों ने अपनी लपेट में ले लिया था। बिजली की कड़कदार गरज ने हवेली की दरो दीवार को लड़सा कर रख दिया था। जहां सफेद चांदनी के बजाय कीचड़ आलूद जमीन पर एक पुराना कालीन बिछाया गया था, ताकि इस मुकद्दस रिश्ते की तौहीन फारिस के अपने असूलों के मुताबिक हो सके। फारिस शाह स्याह शलवार कमीज में मलबूस कंधे पर भारी शॉल डाले किसी अजाब की तरह ज़ैनब के सामने खड़ा था, जबकि ज़ैनब का सुर्ख उरूसी जोड़ा बारिश में भीगकर इसके वजूद से चिमट चुका था, बिल्कुल जैसे इसकी किस्मत की लकीरें इसके लिए वबाले जान बन गई थी। निकाह ख्वां की लड़ती हुई आवाज जब निकाह जबर के अल्फाज अदा कर रही थी, तो बारिश की बूंदें ज़ैनब की गालों पर बहने वाले गर्म आंसुओं को अपने अंदर जज्ब करने की नाकाम कोशिश कर रही थी। ज़ैनब बिनते इसहाक, कि आपको फारिस शाह वल सिकंदर शाह के साथ ये निकाह कबूल है? इस सवाल ने ज़ैनब के जिगर को छलनी कर दिया। इसने अपने सामने मौजूद इस शख्स को देखा जिसकी आंखों में मोहब्बत की रमक तक न थी, सिर्फ एक खूनी इंतकाम की चमक थी जो इसकी रूह को भस्म कर देने के लिए काफी थी। खामोशी इतनी तवील हुई कि बिजली की एक कड़क ने ज़ैनब की होशो हवास गुम कर दी और इसने अपने बाप की लड़ती हुई पुकार और भाई की जिंदगी की कीमत याद करते हुए बामुश्किल अपने लब हिलाए। कबूल है।
اس کی آواز بارش کے شور میں دب کر رہ گئی۔ یہ قرار نہیں تھا بلکہ ایک جیتے جاگتے انسان کی اپنی زندگی سے دستبرداری کا اعلان تھا۔ 3 بار ان الفاظ کی تکرار کے ساتھ ہی فضا میں ایک ایسا ماتم برپا ہوا جسے صرف زینب کا ٹوٹا ہوا دل محسوس کر سکتا تھا۔ کوئی چھوارے نہیں بانٹے گئے، کوئی مبارکباد نہیں دی گئی، صرف بارش کا بین تھا جو اس لان میں گونج رہا تھا، جہاں ایک معصوم لڑکی کو ایک ایسے شخص کے حوالے کر دیا گیا جس نے اس کے نکاح نامے پر دستخط ہوتے ہی قلم کو توڑ کر زمین پر پھینک دیا، گویا وہ یہ جتانا چاہتا ہو کہ آج سے زینب کی اپنی مرضی اور اس کی داستان کا اختتام ہو چکا ہے۔ نکاح کے آخری کلمات بھی ابھی فضا میں پوری طرح تحلیل بھی نہیں ہوئے تھے کہ فارس شاہ نے حیوانیت کی حدوں کو چھوتے ہوئے زینب کی نازک کلائی کو اپنے مضبوط ہاتھوں کے شکنجے میں دبوچ لیا۔ اس کی پکڑ اتنی شدید تھی کہ زینب کے منہ سے بے اختیار ایک سسکی نکل گئی۔ فارس نے کسی لحاظ اور مروت کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اسے بارش سے تربتر فرش پر کھینچنا شروع کیا۔ زینب کا بھاری کامدار جوڑا کیچڑ اور پانی میں لت پت ہو کر اسے لڑکھڑانے پر مجبور کر رہا تھا، مگر فارس کی رفتار میں کوئی کمی نہ آئی۔ وہ اسے کسی بے جان کٹ پتلی کی طرح گھسیٹتا ہوا حویلی کے ایک ایسے گوشے کی طرف لے گیا جہاں برسوں سے کسی قدم کی چاپ سنائی نہیں دی۔ سیڑھیوں کی ٹھوکریں زینب کے پیروں کو زخمی کر رہی تھی، مگر فارس کے دل میں موجود انتقام کی آگ نے اسے اندھا کر دیا تھا۔ اس نے ایک بوسیدہ اور پرانے لکڑی کے دروازے کو پوری قوت سے ٹھوکر مار کر کھولا اور زینب کو اندر کی جانب جھٹکا دے کر فرش پر گرا دیا، جہاں اندھیرا اتنا گہرا تھا کہ ہاتھ جھلسائی نہ دیتا۔ کمرے کی دیواروں سے اٹھتی سیلن اور گرد و غبار کی بو زینب کے نتنوں میں بھرنے لگی، مگر وہ سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی کہ دروازہ خوفناک دھماکے کے ساتھ بند ہوا اور فارس کی بھاری آواز اس تاریکی میں گونجی۔ زینب خوف سے سمٹ کر دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ اس کے گیلے بال اس کے چہرے پر بکھرے ہوئے تھے اور اس کا پورا وجود سردی اور دہشت سے کانپ رہا تھا۔ فارس نے کوئی چراغ نہیں جلایا۔ اس گھپ اندھیرے میں صرف اس کے بھاری جوتوں کی آواز زینب کے قریب آتی محسوس ہو رہی تھی، جو اسے یہ احساس دلانے کے لیے کافی تھی کہ اس کی زندگی کا بدترین باب اب باقاعدہ طور پر شروع ہو چکا ہے اور اس 4 دیواری کے اندر اس کی سسکیوں کو سننے والا اب کوئی نہیں ہوگا۔ فارس کے بھاری جوتوں کی چاپ اس خاموش اور تاریک کمرے میں کسی بین کی طرح گونج رہی تھی۔ وہ زینب کے اتنے قریب آ کر رکا کہ زینب کو اپنی پیشانی پر اس کی گرم اور غصے میں بھری سانسیں محسوس ہونے لگیں۔ زینب نے دیوار کا سہارا لے کر خود کو سمیٹنے کی کوشش کی، لیکن فارس نے اچانک اپنا ایک ہاتھ زینب کے سر کے برابر دیوار پر پوری قوت سے مارا، جس کی آواز سے زینب کا دل دہل گیا۔ کیا لگ رہا تھا تمہیں؟ فارس کی آواز اس اندھیرے میں کسی زہریلے ناک کی طرح پھنکارنے لگی، جس میں بلا کی حقارت اور نفرت چھپی تھی۔ یہ سرخ جوڑا پہن کر تم شاہ حویلی کی زینت بنو گی، سب تمہیں پلکوں پر بٹھائیں گے اور تم میری بہن کی زندگی برباد کرنے کے بعد یہاں ملکہ بن کر راج کرو گے۔ اس نے ایک زوردار اور تلخ کہکا لگایا جو کمرے کی بوسیدہ دیواروں سے ٹکرا کر واپس پلٹا۔ اس نے اندھیرے میں زینب کا جبڑا اپنے ہاتھ کی گرفت میں سختی سے جکڑا اور اسے اپنی طرف رخ کرنے پر مجبور کیا۔ اپنی غلط فہمی اس لمحے اس گندے فرش پر دفن کر دو زینب، تم اس گھر کی ملکہ نہیں ہو، نہ کبھی بن سکو گی۔ تمہاری اوقات اس کمرے کی گرد سے زیادہ نہیں ہے۔ تم میرے اس انتقام کی وہ قیدی ہو جس کی رہائی اب صرف اس کی موت ہی ہوگی۔ اس نے گرفت اور بھی سخت کر دی، یہاں تک کہ زینب کی آنکھوں سے تکلیف کے مارے آنسو چھلک کر فارس کی انگلیوں پر گرے، مگر وہ پتھر کا ہو چکا تھا۔ آج سے تم اس گھر کی عزت نہیں، میری انا کی وہ بھینٹ ہو جسے میں روز ذلیل کروں گا، روز ماروں گا، تاکہ جب بھی میں تمہارا یہ مرجھایا ہوا چہرہ دیکھوں مجھے سکون ملے کہ میں نے اپنی بہن کے ہر آنسو کا بدلہ لیا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے زینب کو حقارت سے پیچھے جھٹکا، جیسے کسی گندی شے کو خود سے دور کیا جاتا ہے، اور اس کے الفاظ زینب کی روح میں کسی تپتے ہوئے خنجر کی طرح اتر گئے۔ اسے یقین ہو گیا کہ اب اس کی زندگی میں روشنی کی کوئی کرن کبھی نہیں لوٹے گی۔ فارس شاہ کے الفاظ کی گونج ابھی اس تاریک کمرے میں باقی تھی جب وہ ایک آخری بار زینب کو حقارت سے دیکھتا ہوا باہر نکل گیا اور بھاری دروازے کو باہر سے لاک کر دیا، جس کی کڑک دار آواز زینب کے دل پر کسی ہتھوڑے کی طرح لگی۔ زینب نے اندھیرے میں اپنا ہاتھ ٹٹول کر دیوار کو تھاما اور آہستہ آہستہ اس ٹھنڈے اور گرد آلود فرش پر ڈھیر ہوتی چلی گئی۔ اس کا وہ سرخ عروسی جوڑا جو کبھی کسی لڑکی کے لیے خوابوں کی تعبیر ہوتا ہے، آج اس کے لیے کانٹوں کی سیج بن چکا تھا۔ بارش کی نمی کی وجہ سے فرش کی ٹھنڈک اس کی ہڈیوں تک اتر رہی تھی، مگر اس ٹھنڈک سے کئی زیادہ منجمد کر دینے والی وہ نفرت تھی جو فارس شاہ کی آنکھوں میں اس نے دیکھی تھی۔ وہ رات زینب کو زندگی کی طویل ترین رات تھی جہاں نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اسے رہ رہ کر اپنے باپ کا وہ لڑزتا ہوا وجود اور ایان کی بے خبری یاد آ رہی تھی، جس کی ایک نادانی نے زینب کو اس جہنم کے دہانے پر لا کھڑا کیا تھا۔ دوسری طرف فارس شاہ اپنے عالیشان کمرے میں موجود تھا، لیکن سکون اس سے بھی میسر نہیں تھا۔ وہ کھڑکی کے پاس کھڑا باہر برستی بارش کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی مٹھیاں بھینچی ہوئی تھی اور دماغ میں اسے بدلے کا جنون رقص کر رہا تھا۔
اس نے اپنے دل میں ایک بار پھر وہی عہد دہرایا کہ وہ زینب کو کبھی سکھ کا سانس نہیں لینے دے گا۔ اس نے قسم کھائی کہ وہ اس لڑکی کی مسکراہٹ، اس کا مان اور اس کی امید ایک ایک کر کے اسے چھین لے گا، یہاں تک کہ زینب خود ہی اپنی موت کی دعا مانگنے لگے۔ اندھیرے کمرے میں پڑی زینب سسکیوں کے درمیان اپنے وجود کو سمیٹنے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ باہر راہداری میں فارس کے قدموں کی چاپ اور اس کے دل میں اٹھنے والے انتقام کے طوفان نے یہ واضح کر دیا تھا کہ یہ تذلیل صرف ایک رات کی بات نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی زنجیر ہے جو اب زینب کے پاؤں سے کبھی نہیں اترے گی۔ اس نے اپنی آنکھیں میچ لیں، مگر اندھیرا باہر سے زیادہ اندر پھیل چکا تھا، جہاں سے فارس شاہ کی نفرت کی قسمیں گونج رہی تھیں۔ اگلی صبح بھی سورج کی پہلی کرن بھی حویلی کے در و دیوار پر نہیں پڑی تھی جب فارس شاہ نے کمرے کا دروازہ ٹھوکر مار کر کھولا اور فرش پر سسکتی ہوئی زینب کو بالوں سے پکڑ کر اٹھنے پر مجبور کر دیا۔ زینب، جس کا پورا جسم رات بھر کی ٹھنڈک اور زمین پر سونے کی وجہ سے اکڑ چکا تھا، درد سے کڑا اٹھی۔ فارس نے اسے گھسیٹے ہوئے باورچی خانے کے صحن میں لا پھینکا، جہاں برتنوں کا ڈھیر اور گندے فرش کی صفائی اس کا منتظر تھی۔ آج سے اس گھر کا کوئی ملازم تمہارا ہاتھ نہیں بٹائے گا۔ شاہ حویلی کے استقبال سے لے کر ڈرائنگ روم تک کی صفائی اب تمہاری ذمہ داری ہے۔ فارس نے حقارت سے اس کے سامنے صابن اور جھاڑو پھینکتے ہوئے کہا۔ زینب نے لڑزتی آنکھوں سے ان نوکروں کی طرف دیکھا جو کبھی اس کے باپ کی عزت کرتے تھے، مگر آج فارس کے خوف کی وجہ سے وہ بھی نظریں جھکائے کھڑے تھے۔ فارس نے اس کے قریب جھک کر اس کے کان میں زہریلے لہجے میں سرگوشی کی۔ تمہاری یہ شہزادیوں والی انا اب اس کیچڑ میں دفن ہوگی۔ جب تم ان ملازموں کے پیروں میں بیٹھ کر فرش رگڑو گی تو تمہیں یاد آئے گا کہ شاہ خاندان کی غیرت سے کھیلنے کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ زینب نے نم آنکھوں کے ساتھ جھاڑو اٹھایا۔ اس کے نازک ہاتھ جو کبھی کتابیں تھامتے تھے اب کھردرے فرش اور صابن کی تیزی سے جھلسنے لگے۔ فارس وہیں کرسی ڈال کر بیٹھ گیا اور اپنے سامنے سے ذلیل ہوتے دیکھ کر فاتحانہ انداز میں سگار سلگایا گیا۔ وہ زینب کے چہرے پر تھکن اور ٹوٹتی ہوئی ہمت کے آثار دیکھ کر اپنی انا کو تسکین پہنچا رہا تھا، جبکہ زینب خاموشی سے ہر زخم سہ رہی تھی، کیونکہ اس کے پاس اب نہ کوئی آواز تھی اور نہ کوئی سہارا۔ فارس کی ماں بیگم ہاجرہ، جو شروع سے اپنے خاندانی برتری اور غرور میں ڈوبی ہوئی تھی، اور زینب کو اپنے سامنے فرش پر بیٹھے دیکھ کر غصے سے بھڑ گئیں۔ وہ تیز قدموں سے چلتی ہوئی زینب کے قریب آئیں۔ ان کے چہرے پر موجود نفرت فارس سے بھی کئی زیادہ شدید تھی۔ اس منحوس لڑکی کی ہمت کیسے ہوئی ہمارے پاکیزہ گھر کی فضا کو گندا کرنے کی، انہوں نے دھاڑتے ہوئے کہا اور زینب کو بالوں سے پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کی طرف جھٹکا۔ زینب، جو پہلے کام کی تھکن اور رات کی اذیت سے نڈھال تھی، درد سے تڑپ اٹھی، مگر اس کے لبوں سے کوئی فریاد نہ نکلے۔ بیگم ہاجرہ نے اپنے بھاری سونے کی چوڑیوں والے ہاتھ سے زینب کے گال پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا، جس کی گونج پورے صحن میں سنائی دی۔ بولو، کہاں ہے تمہارا وہ بزداد بھائی جو تم نے اس سے ہمارے گھر کی بیٹی سونپتے ہوئے ایک بار بھی نہیں سوچا؟ انہوں نے ایک کے بعد ایک تھپڑ زینب کے چہرے پر مارا اور پھر کڑی پڑے گرم پانی کے پیالے کو اس کے بازوں کی طرف جھٹک دیا، جس کی تپش نے زینب کی جلد کو سرخ کر دیا۔ زینب نے آنکھیں سختی سے میچ لی۔ اس کے آنسو خاموشی سے اس کے رخساروں پر بہہ رہے تھے، لیکن اس نے نہ تو اپنا دفاع کیا اور نہ ہی کوئی جواب دیا۔ وہ ایک بے جان پتھر کی طرح بیگم ہاجرہ کے ہر وار کو سہ رہی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس گھر میں اس کی چیخیں سننے والا کوئی نہیں اور اس کی خاموشی اب اس کا واحد ہتھیار تھی۔ فارس دور کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے اضطراب ابھرا، مگر اپنی انا کی خاطر اس نے رخ پھیر لیا، جبکہ زینب بیگم ہاجرہ کے پیروں میں گری خاموشی سے اس ظلم کی چکی میں بستی رہی۔ حویلی کی اوپری منزل پر کام ابھی جاری تھا اور سیڑھیوں کے پاس لوہے کی بھاری گارڈ دیوار کے سہارے رکھے ہوئے تھے۔ فارس فون پر کسی سے غصے میں بات کرتا ہوا تیزی سے اس راہداری سے گزر رہا تھا۔ اس کا سارا دھیان اپنی گفتگو پر تھا اور وہ اس بات سے بالکل بے خبر تھا کہ اوپر کی منزل سے ایک بھاری لوہے کا شیطیر توازن کھو کر ٹھیک اس کے سر پر گرنے والا تھا۔ زینب، جو وہیں فرش رگڑ رہی تھی، اس کی نظر ایک دم اوپر گئی اور اس کا دل حلق میں آ گیا۔ فارس صاحب ہٹے۔ زینب کی چیخیں حویلی کے در و دیوار سے ٹکرائیں، مگر فارس کو سنبھالنے کا موقع نہ ملا۔ زینب نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر پوری قوت سے فارس کی طرف چھلانگ لگائی اور اسے دھکا دے کر دور گرا دیا۔ ٹھیک اسی سیکنڈ میں وہ بھاری شہتیرے خوفناک دھماکے سے ٹھیک اسی جگہ گرا جہاں فارس ایک پل پہلے کھڑا تھا۔ فارس لڑکھڑا کر دیوار سے جا لگا۔ اس کا فون ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گرا تھا اور وہ بری طرح ہانپ رہا تھا۔ جب اس نے گرد و غبار میں دیکھا تو زینب زمین پر پڑی تھی۔ اس کے بازو پر لوہے کی نوک لگنے سے گہرا زخم آیا تھا اور خون تیزی سے اس کے سفید ململ کے کرتے کو سرخ کر رہا تھا۔ فارس کی آنکھیں حیرت اور صدمے سے پھیل گئیں۔ وہ لڑکی جس کی زندگی نے اسے جہنم بنا دی تھی، جس کی تذلیل کا کوئی موقع اس نے ہاتھ سے نہیں جانے دیا تھا، آج اسے اپنی زندگی داؤ پر لگا کر اسے موت کے منہ سے نکالا تھا۔ فارس کے اندر ایک عجیب سی بے چینی اور کشمکش نے جنم لیا۔ وہ اسے اٹھانے کے لیے وہ آگے بڑھنا چاہتا تھا، مگر اس کی انا نے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی۔ وہ وہیں ساکت کھڑا اسے دیکھتا رہا، جبکہ زینب در سے کراہتے ہوئے اپنے لہو آلود بازو تھامے بامشکل اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی۔
इसकी आंखों में अब भी फारिस के लिए कोई शिकायत नहीं बल्कि एक खामोश सुकून था जिसने फारिस के पत्थर दिल में पहली बार एक अनजानी सी दरार डाल दी थी। हवेली के भारी आहनी गेट पर होने वाली बेवक्त दस्तक ने फिजा में एक अजीब सा इरताश पैदा कर दिया था। फारिस शाह, जो अभी तक जैनब के बचाने वाले वाक़े के ज़ेर असर बेचैन था, तेजी से बाहर निकला तो सामने का मंजर देखकर इसके कदम वहीं मुंजमद हो गए। गेट के सहारे मिनाहिल खड़ी थी, मगर वो मिनाहिल नहीं थी जिसे फारिस ने नाजो नम से पाला था। इसका रेशमी लिबास जगह जगह से फटा हुआ और मिट्टी में लथपथ था। बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर नील के गहरे निशान इस पर होने वाले तशद्दुद की चीख चीख कर गवाही दे रहे थे। वो बुरी तरह हाँप रही थी और इसकी आंखों में वहशत और पशेमानी का ऐसा समंदर था कि देखने वाले का कलेजा मुंह को आए। जैसे इसकी नजर फारिस पर पड़ी, इसके सूखे हुए लबों से सिर्फ भाई निकला और वह लड़खड़ाकर फर्श पर गिर पड़ी। फारिस ने लपक कर इसे अपने बाजों में भरा और इसके हाथ अपनी बहन के बहते हुए लहू से सुर्ख हो रहे थे और इसके अंदर एकदम कहर की लहर दौड़ी। मनाइल के जिस्म पर जख्मों के निशानात देखकर हवेली के दरो दीवार लर्ज उठे। वो जो कभी शाह खानदान की शहजादी थी, आज एक भिखारन से भी बदतर हाल में लौटी थी। जैनब, जो अंदर किचन में थी, शोर सुनकर बाहर दौड़ी आई और मिनाइल की हालत देखकर इसके मुंह पर हाथ आ गया। मिनाइल की सिसकियां हिचकियों में बदल चुकी थी और वो बार बार बेहोश हो रही थी। फारिस की आंखें खूनख्वार हो गई। इससे यकीन हो गया कि अयान ने इसकी बहन के साथ ये जुल्म किया और इसका बदला वो अब जैनब से भी ज्यादा इबरतनाक तरीके से लेने का सोचने लगा। जबकि मिनाइल का वजूद इस वक्त किसी टूटे हुए खिलौने की तरह इसके सीने से लगा सिसक रहा था। मिनाइल को होश आते हवेली के ड्राइंग रूम में एक ऐसी खामोशी छा गई जो किसी बड़े तूफान की दस्तक महसूस हो रही थी। फारिस ने इसके सिरहाने बैठा इसके जख्मी हाथों को थामे गुस्से से फनका रहा था, जबकि जैनब एक कोने में खड़ी सहम कर ये सब देख रही थी। फारिस ने दांत पीसते हुए कहा कि तुम्हारी ये हालत करने वाला अयान को मैं जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा और इसकी बहन को। फारिस का इशारा जैनब की तरफ था, मगर इससे पहले कि वो अपनी बात मुकम्मल करता, मिनाहिल ने तड़प कर इसका हाथ पकड़ लिया। नहीं भाई, खुदा के लिए रुक जाए, जैनब आपा का कोई कसूर नहीं है। मिनाहिल की आवाज में घुटन और पछतावा साफ झलक रहा था। फारिस साकित रह गया जैसे इसकी समात ने काम करना छोड़ दिया हो। मिनाइल ने सिसकियां भरते हुए सबके सामने वो सच उगल दिया जो अब तक छुपा हुआ था। जिस साथ में घर से निकली जैनब आपा ने मुझे पिछले दरवाजे पर रोकने की बहुत कोशिश की थी। इन्होंने मेरे पांव पकड़े थे कि मैं कदम ना उठाऊं, लेकिन मैंने इनका हाथ झटक दिया और भाग गई। वो खत, मिनाइल ने सांस लेने के लिए वक्फा लिया और फिर फारिस की आंखों में देखकर कहा, वो खत अयान ने जैनब आपा को फंसाने के लिए नहीं बल्कि आपको गुमराह करने के लिए लिखा था, ताकि आप इनके पीछे भागें और हमें ढूंढने का वक्त ना मिल सके। जैनब आपा तो हमारी मोहब्बत की दुश्मन थी। इन्होंने अयान को भी बहुत रोका था, मगर हम अंधे हो चुके थे। ये इंकिशाफ किसी एटम बम की तरह फारिस के सर पर फटा। इसके हाथ लड़ने लगे और इसकी नजरें आहिस्ता आहिस्ता जैनब की तरफ उठी, जो अभी भी इस कोने में सर झुकाए खड़ी थी। वही जैनब जिसकी रूह ने इसने नोश डाली थी, जिसने इसने बदकिरदार कहा, जिसे इसने अपने घर के मुलाजमों से भी बदतर रखा। फारिस को अपना वो हर थप्पड़, हर गाली और हर वो अजियत याद आने लगी जो इसने इस मासूम लड़की को दी थी, जिसका वाहिद गुनाह सिर्फ ये था कि वो एक ऐसे भाई की बहन थी जिससे इसने दुश्मनी पाली थी। कमरे में मौजूद हर शख्स के सर नदामत से झुक गए, जबकि फारिस शाह को पहली बार अपनी ताकत और अपनी अना से घिन आने लगी। इसे महसूस हुआ कि वो कितना छोटा और गिरा हुआ इंसान साबित हुआ है, जिसने एक बेगुनाह की जिंदगी महज एक झूठी तहरीर की बुनियाद पर बर्बाद कर दी। जैनब ने अपनी नाम आंखों से जब फारिस को देखा तो इसकी खामोशी फारिस के लिए किसी कूड़े से कम ना थी। वो सच अब इस सबके सामने आ गया था, मगर जो बर्बादी जैनब की किस्मत में लिखी जा चुकी थी, इसे मिटाने का रास्ता अब किसी को नजर नहीं आ रहा था। मिनाइल के अल्फाज किसी तपते हुए लोहे की तरह फारिस के कानों में उतरे थे और इसके साथ ही जैसे इसके गिर्द मौजूद इंतकाम की तमाम दीवारें रेत के ढेर की तरह गिरने लगी। इसके पैरों तले से जमीन वाकई निकल चुकी थी। इससे महसूस हुआ जैसे वो किसी गहरे और स्याह गार में गिर रहा हो, जहां सिर्फ इसकी अपनी दी हुई अजियतों की गूंज थी। इसने लड़ती नजरों से जैनब की तरफ देखा, जिसके बाजू पर अब भी इसकी जान बचाते हुए आने वाले जख्म की पट्टी बंधी थी। वो लड़की जिसे इसने ठोकरों पर रखा, जिससे इसे हवेली का फर्श रगड़वाया था और जिस बड़े मजमे में जलील किया, इसे वो बारिश की रात याद आई जब इसने एक मासूम की जिंदगी का सौदा किया था, और वो अंधेरा कमरा जहां इसने जैनब की रूह को कुचलने की कस्में खाई थी। फारिस के हाथ, जो कभी किसी को माफ करना नहीं जानते थे, आज बुरी तरह कांप रहे थे। इसे अपना वजूद दुनिया का गलीज तरीन वजूद महसूस होने लगा। इसने एक ऐसी लड़की को सजा दी जो इसकी बहन को बचाने की कोशिश कर रही थी और जिसने बदले में फारिस को अपनी जिंदगी भी बचाई। नदामत के एक ऐसा तूफान इसके अंदर उठा कि इसका दम घुटने लगा। ऐसा लग रहा था कि जैसे हवेली की बुलंदो बाला छत इसे कुचल देगी। इसने चाहा कि वो आगे बढ़कर जैनब के पैरों में गिर जाए, इससे कई कि उसे मारे, इसे अजियत दे, मगर इसके अपने किए हुए मजालिम इतने पहाड़ जैसे थे कि वो एक लफ्ज भी जुबान से निकालने की ताकत खो चुकी थी। इसकी वो अना, वो गरूर, वो शाही
जाहो जलाल को सब कुछ मिट्टी में मिल चुका था और सामने खड़ी जैनब की खामोश नजरें से बता रही थी कि वो इसकी नजरों में कितना गिर चुका है। फारिस शाह जो कभी किसी के सामने नहीं झुका था, आज अपनी नजरों में एक मुजरिम बनकर खड़ा था, जिसे अपनी ज्यादतियों का बोझ उठाना महाल हो रहा था। फारिस ने लड़ते हुए हाथों से इस कमरे का दरवाजा खोला जहां इसने जैनब को कैद में रखा था। कमरे में अभी वही सिलन और उदासी बसती थी, मगर आज फारिस का गुरूर इसके कदमों की धूल बन चुका था। जैनब खिड़की के पास सख्त खड़ी बाहर देख रही थी। इसके वजूद में पहले जैसी दहशत नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी बर्फानी खामोशी थी। फारिस ने चंद कदम आगे बढ़ाया। इसका गला रंधा हुआ था और आवाज जैसे कहीं खो गई थी। जैनब, इसने इंतहाई धीमे लहजे में पुकारा, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ जो किया इसकी कोई तलाफी नहीं। मैं गुनहगार हूँ तुम्हारा, मुझे माफ कर दो। खुदा के लिए मुझे एक मौका दो। फारिस के लहजे में वो इल्तिजा थी जो उसने आज तक जिंदगी में किसी के लिए महसूस नहीं की थी। जैनब ने आहिस्ता से रुख फेरा। इसकी आंखें खाली थी, इनमें गुस्सा था, न नफरत और ना ही कोई पहचान। इसने फारिस को ऐसे देखा जैसे वो कोई अजनबी दीवार हो या फिजा में मौलिक कोई बेजान चीज। आप कौन है? जैनब के स्पार्ट और ठंडे सवाल ने फारिस के सीने में किसी जहरीले खंजर की तरह काम किया। फारिस बौखला गया। जैनब, ये क्या कह रही हो? मैं फारिस हूँ, तुम्हारा शौहर, जिसने तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम बनाई। देखो, मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। जैनब के लबों पर एक बेजान सी मुस्कुराहट उभरी। इसने अपनी नजरें दोबारा खिड़की की तरफ मोड़ ली। फारिस शाह को तो मैंने इसी रात मरते देखा था, जब इसने एक बेगुनाह लड़की की चादर तार-तार की। मेरे सामने जो शख्स खड़ा है, मैं इसे नहीं जानती। मेरे लिए इस कमरे के बाहर की दुनिया और इसमें रहने वाले तमाम लोग मर चुके हैं। फारिस ने तड़प कर इसका हाथ थामने की कोशिश की, लेकिन जैनब ने इतनी बेजारी से अपना हाथ पीछे खींचा जैसे किसी गलीज शय से बच रही हो। इसने फारिस की आंखों में झांक कर सर्द लहजे में कहा, जाइए यहाँ से, मुझे तनहा छोड़ दें। मैं अब किसी फारिस को नहीं पहचानती। फारिस वहीं जमकर रह गया। इसे एहसास हुआ कि इसने सिर्फ जैनब को अजियत नहीं दी थी, बल्कि इसके अंदर के इस जीते जागते इंसान को भी खत्म कर दिया था जो कभी इसे पहचानता या महसूस करता था। इसकी माफी जैनब की लाइल्मी और बेगानगी के सामने बहुत छोटी पड़ गई थी। फारिस ने जैसे जैनब की बेगानगी को खत्म करने के लिए तड़प कर इसके करीब कदम बढ़ाया। जैनब ने अपनी जगह से हिले बगैर अपनी नजरें इसके चेहरे पर गाड़ दी। इसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, बल्कि एक ऐसी जमी हुई बर्फ थी जो फारिस के पछतावे की तपिश से भी पिघलने वाली नहीं थी। फारिस ने लड़ती आवाज में कुछ कहना चाहा, मगर जैनब के लहजे की काटने से वहीं साकित कर दिया। माफी। जैनब ये लफ्ज इस तरह दोहराया जैसे वो इसके लिए कोई बिल्कुल नया और बेमायनी लफ्ज हो। फारिस शाह, आप शायद भूल रहे हैं कि आपने मेरे साथ क्या क्या सौदा किया था। आपने मेरे भाई की जिंदगी और मेरे बाप की सफेदारी की कीमत लगाई थी, और मैंने अपने खानदान को बचाने के लिए खुद को आपके हवाले कर दिया था। इसने एक गहरा सांस लिया और अपनी जख्मी कलाई की तरफ देखा जो अभी तक इस जुल्म का निशान बनी हुई थी। आपने इस निकाहनामे के जरिए सिर्फ मेरा जिस्म खरीदा था, इस पर आपका पूरा हक था। इसलिए आपने मुझे घसीटा, मुझसे नौकरों वाले काम लिए और मुझे जलील किया। लेकिन याद रखिएगा कि जिस जैनब के पास रूह थी, जो महसूस कर सकती थी और जो दर्द पर तड़पती थी, इससे आपने इसी बारिश वाली रात अब इस हवेली में लॉन में दे मारा था। अब आपके सामने जो खड़ा है वो महज एक मिट्टी का बुत है, जिस पर आपकी किसी लफ्ज का, किसी माफी का और किसी पछतावे का कोई असर नहीं होता। मुर्दा लोग माफ नहीं किया करते फारिस साहब, वो तो बस खामोश हो जाया करते हैं। जैनब का हर लफ्ज किसी भारी पत्थर की तरह फारिस के सीने पर गिरा था। इसके पहले बड़े और दो टोक मुकालमे ने फारिस को बावर करवा दिया था कि वो कितना ही बड़ा शाह क्यों ना हो, वो जैनब के अंदर की इस मरी हुई रूह को दोबारा जिंदा करने की ताकत नहीं रखता। इसकी आवाज में मौजूद वो मर्दनी और ठहराव फारिस की जमीन को मलामत करने के लिए काफी था, और वो बगैर कुछ कहे अपनी हार तस्लीम किए झुके हुए कंधों के साथ कमरे से बाहर निकलने पर मजबूर हो गया। शाह हवेली की वो सुबह किसी बड़े सानहे का पेश खैमा साबित हुई। फारिस जो पूरी रात नदामत की आग में जलने के बाद जैनब के लिए नाश्ता खुद अपने हाथों से लेकर इसके कमरे की तरफ गया था, वहां का मंजर देखकर इसके हाथ से ट्रे गिरकर चिकनाचूर हो गई। कमरे का दरवाजा चुपट खुला था। खिड़की से आने वाली सर्द हवा पर्दों को हिला रही थी, मगर वहां जैनब नहीं थी। फर्श पर इसका वो सुर्ख उरूसी जोड़ा पड़ा था जिसे इसने तार तार कर दिया था, और इसके ऊपर जैनब के हाथ की लिखी हुई एक छोटी सी तहरीर थी, कैदी रिहा हो गया, अब इस मिट्टी के बुत को ढूंढने की कोशिश मत करना। फारिस की आवाज खता हो गई। इसने पूरी हवेली में जैनब का नाम पुकार पुकार कर आसमान सर पर उठा लिया, मगर हर कोने से सिर्फ इसकी अपनी आवाज की बाज़गश्त सुनाई दी। जैनब, जैनब। वो पागलों की तरह हवेली के बाग, इस्तबल और यहाँ तक कि इन अंधेरी कोठरियों में भी गया जहां इसने जलील किया था, मगर वो कहीं नहीं थी। इसने अपने तमाम गार्ड्स को शहर के चप्पे चप्पे पर फैला दिया। रेलवे स्टेशन से लेकर बस अड्डों तक हर जगह फारिस शाह के आदमी किसी शिकारी की तरह इसे ढूंढ रहे थे, मगर जैनब जैसे हवा में तहलील हो चुकी थी।
فارس کی حالت لمحوں میں بدل گئی۔ وہ شخص جو کبھی اپنے لباس کی کریز خراب نہیں ہونے دیتا تھا، آج بکھرے ہوئے بالوں اور سرخ آنکھوں کے ساتھ سڑکوں پر ٹھوکریں کھا رہا تھا۔ وہ ہر گزرتی ہوئی عورت میں زینب کا عکس ڈھونڈتا اور جب ناکامی ہوتی تو دیواروں پر مکے مار کر اپنا لہو بہانے لگتا۔ اس کی وہ انا، وہ روب، وہ سب کچھ زینب کے جانے کے ساتھ ہی دفن ہو گیا تھا۔ وہ بار بار اسی بارش والے مقام پر کھڑا ہوتا اور دھارے مار مار کر روتا۔ اسے اب محسوس ہو رہا تھا کہ زینب صرف اس کے انتقام کی قیدی نہیں تھی، بلکہ وہ خود زینب کی خاموشی موجودگی کا قیدی بن چکا تھا۔ زینب کے غائب ہونے نے فارس کو ایک ایسی ذہنی عذاب میں ڈال دیا تھا جہاں اس سے اپنی موت زینب کی جدائی سے زیادہ آسان لگنے لگی تھی۔ 5 سال بعد شاہ حویلی کی دیواروں پر جمی گرد اور اس کی خاموشی ایک طویل نوحے کا پتہ دے رہی تھی۔ وہ حویلی جو کبھی فارس شاہ کے روب اور دبدبے سے گونجتی تھی، اب ایک ویران کھنڈر کا منظر پیش کر رہی تھی۔ جہاں وقت جیسے تھم سا گیا تھا، فارس شاہ وہ تیکھے نقوش اور مغرور آنکھوں والا نوجوان نہیں رہا تھا۔ اس کے بالوں میں چاندنی کے تار تار آئے تھے اور چہرے پر پچھتاوے کی ایسی گہری لکیریں تھیں جنہیں دنیا کی کوئی طاقت مٹا نہیں سکتی تھی۔ ان 5 سالوں میں اس نے اپنے ایک ایک پل زینب کی تلاش میں گزارا تھا۔ اس نے شہر کا کوئی کونا، کوئی گلی اور کوئی درگاہ ایسی نہیں چھوڑی تھی جہاں اس نے ماتھا ٹیک کر زینب کی واپسی کی دعا نہ مانگی ہو۔ وہ بھی ہر شام حویلی کے اس پچھلے دروازے پر جا کر بیٹھ جاتا جہاں سے زینب غائب ہوئی تھی۔ اسے امید تھی کہ شاید وہ خاکی نشین لڑکی ایک بار پھر اسے معافی کا موقع دے دے۔ دوسری طرف شہر سے دور ایک پرسکون بستی کے چھوٹے سے اسکول میں ایک وقار اور سنجیدگی سے لبریز خاتون بچوں کو پڑھانے میں مصروف تھی۔ یہ زینب تھی، لیکن اب اس کی آنکھوں میں وہ خوف اور بے چارگی نہیں تھی۔ 5 سال کی مسافت نے اس کے زخموں کو بھرا تو نہیں تھا، مگر اسے اپنے پیروں پر کھڑا ہونا سکھا دیا تھا۔ وہ اب کسی کی قیدی نہیں تھی، بلکہ اپنی تقدیر کی خود مالک تھی۔ اس نے اپنا نام، اپنی پہچان اور اپنی ماضی کہیں پیچھے دفن کر دیا تھا، مگر ایک کسک کبھی بھی باقی تھی جو اسے کبھی کبھی راتوں کو سونے نہیں دیتی تھی۔ فارس کو معلوم نہیں تھا کہ زینب کہاں ہے، اور زینب یہ نہیں جانتی تھی کہ فارس اب اس کے لیے تڑپنے والا ایک ادنا فقیر بن چکا ہے۔ تقدیر نے ان دونوں کو ایک ایسے موڑ پر لا کھڑا کیا تھا جہاں 5 سال کا یہ وقفہ ان کے درمیان ایک سمندر بن کر حائل ہو چکا تھا۔ لیکن قدرت کے کھیل ابھی باقی تھے، کیونکہ فارس شاہ کی ادھوری معافی کا قرض اب بھی اس کی زندگی پر واجب تھا۔ درگاہ کی فضاؤں میں پھیلی سندل اور لوہان کی خوشبو کے درمیان زرد چہرے اور بکھرے بالوں والا شخص پچھلے کئی گھنٹوں سے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ یہ فارس شاہ تھا جسے دیکھ کر اب کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہی شخص ہے جس کے اشارے پر کبھی لوگوں کی تقدیریں بدل جایا کرتی تھیں۔ آج وہ خود ایک در پہ در بھٹکتا ہوا سوالی بن چکا تھا۔ اس کے ہاتھ میں تسبیح تو تھی، مگر زبان پر صرف ایک ہی نام کی گردان تھی، زینب۔ شہر کی بڑی درگاہوں سے لے کر دور دراز کے مزاروں تک فارس اب اس ہر جگہ پایا جاتا جہاں اس سے سکون کی ذرا برابر بھی امید ہوتی۔ وہ گھنٹوں درگاہ کے صحن میں جھاڑو دیتا، زائرین کو پانی پلاتا اور جب تک تھک جاتا تو کسی کونے میں بیٹھ کر اپنی لڑزتی انگلیوں کو دیکھتا جن سے اس نے کبھی زینب کی روح پر زخم لگائے تھے۔ اس نے اپنا سب کچھ خیرات کر دیا تھا، یہاں تک کہ اس کا شاہی جاہو جلال بھی اب ان درگاہوں کے دھول میں کہیں گم ہو چکا تھا۔ لوگ اسے دیوانہ شاہ کہنے لگے تھے، ایک ایسا شخص جو ہر آنے جانے والے کے چہرے میں کسی کو ڈھونڈتا تھا، اور جب وہ چہرہ زینب کا نہ ہوتا تو وہ دوبارہ اپنی خاموشی کی چادر اوڑھ لیتا۔ ایک شام جب سورج ڈوب رہا تھا اور درگاہ پر چراغ روشن کیے جا رہے تھے، فارس نے مزار کی جالی کو تھام کر اپنی پیشانی وہاں ٹکا دی۔ یا رب، مجھے اس کی معافی نہیں چاہیے، بس اس کی خیریت کی ایک خبر دے دے۔ اس کی آواز سسکیوں میں گم ہو گئی۔ اس کے اندر کی وحشت اب ایک پرسکون اداسی میں بدل چکی تھی، مگر تڑپ وہی تھی۔ اب بدلہ لینے والا فارس نہیں تھا، وہ تو وہ خاک نشین تھا جو اپنی زندگی کے آخری سانس تک اس لڑکی کا قرض چکانا چاہتا تھا جسے اس نے جیتے جی مار دیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اگر اس کی توبہ سچی ہے تو وہ کوئی نہ کوئی راستہ اسے زینب تک ضرور لے جائے گا، چاہے وہ راستہ کتنا ہی کٹھن کیوں نہ ہو۔ شہر کی ہما ہمی سے دور ایک پسماندہ گاؤں کے چھوٹے سے سرکاری ہسپتال کی راہداری میں فارس شاہ ایک بینچ پر بیٹھا اپنی باری کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ یہاں درگاہ کی کسی عقیدت مند کی دوا لینے آیا تھا، مگر اس کی نظریں ہمیشہ کی طرح خلا میں معلق تھیں۔ اچانک ایک 6 سالہ بچہ بھاگتا ہوا آیا اور فارس کے پیروں سے ٹکرا کر گر پڑا۔ فارس نے تیزی سے اسے سنبھالا اور جیسے اس نے بچے کو اٹھا کر اس کا چہرہ سیدھا کیا، فارس کے سینے میں جیسے سانس رک گئی۔ اس بچے کی آنکھیں، وہ گہری نیلی اور تیکھی آنکھیں، بالکل فارس شاہ جیسی تھیں۔ وہی روب اور وہی چمک جو کبھی فارس کا خاصہ ہوا کرتی تھی۔ بچے کے ماتھے پر پڑنے والے بل اور اس کے نقش و نگار فارس کے اپنے بچپن کا عکس معلوم ہو رہے تھے۔ آپ کو چوٹ تو نہیں لگی؟ فارس نے لرزتی آواز میں پوچھا۔ اس کا ہاتھ بے اختیار بچے کے سر پر گیا جہاں بالوں کی ایک لٹ بالکل ویسے مڑی ہوئی تھی جیسے فارس کی ہوا کرتی تھی۔ بچے نے بڑی معصومیت سے اپنی نیلی آنکھوں سے فارس کو دیکھا اور مسکرا کر سر ہلا دیا۔ نہیں، میں تو بہت بہادر ہوں، ماما کہتی ہیں کہ میں بالکل بابا جیسا ہوں۔ بچے کے ان الفاظ نے فارس کے ذہن میں ایک دھماکہ کر دیا۔
इसके दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई कि इसे अपना दम घुटता हुआ महसूस हुआ। आपकी मम्मा का क्या नाम है? फारिस ने बामुश्किल अपने लब हिलाए। ऐसे खौफ था कि अगर इसे जवाब मिल गया तो शायद वो संभल ना पाएगा। अभी वो बच्चा कुछ कहने वाला था कि पीछे से एक जानी पहचानी पुरवकार मगर ठंडी आवाज आई। शाहजेब कहाँ हो बेटा? फारिस का पूरा वजूद बर्फ की तरह मुंजमद हो गया। ये वही आवाज थी जो 5 साल तक इसके ख्वाबों में इसे मलामत करती रही थी। इसने सुस्त रफ्तारी से सर उठाकर देखा तो सामने जैनब खड़ी थी, वही जैनब, मगर अब इसके चेहरे पर बेचारगी नहीं थी बल्कि एक माँ का तहफ्फुज़ और एक खुददार औरत का वकार था। जैनब की नजरें जैसे फारिस पर पड़ी, इसके हाथ में मौजूद दवाइयों का लिफाफा फर्श पर जा गिरा। वो बच्चा जिसकी आंखें फारिस की थीं दौड़कर जैनब के आंचल से जा लिपटा। फारिस शाह को अब समझ आया कि कुदरत ने इसे माफी का मौका नहीं दिया था, बल्कि इसके सामने इसके गुनाहों और इसकी अधूरी मोहब्बत का वो जिंदा सबूत ला खड़ा किया था, जिसे वो 5 साल तक बेखबर रहा। फारिस की नजर इस बच्चे शाहजेब, जिसे वो प्यार से दानियाल पुकारती थी, और जैनब के दरमियान साकित होकर रह गई थी। वो बच्चा जो अभी थोड़ी देर पहले फारिस की गोद में था, अब जैनब का हाथ हमें बड़े तजस्सुस से इस अजनबी को देख रहा था, जिसकी आंखें बिल्कुल इसकी अपनी आंखों जैसी थी। जैनब, ये बच्चा, फारिस की आवाज किसी गहरे कुएं से आती हुई महसूस हो रही थी। इसके दिमाग में यादों के दरीचे एक एक करके खुलने लगे। इसे वो आखिरी रात याद आई, वो निकाह का कड़ा वक्त, और फिर जैनब का वो खामोशी से गायब हो जाना। इसे हिसाब लगाते देर न लगी कि इस बच्चे की उम्र और इसके जाने का वक्त एक ही हकीकत की तरफ इशारा कर रहे हैं। जैनब ने अपनी लड़ती हुई सांसों पर काबू पाया और दानियाल को अपने पीछे छुपाते हुए फारिस की आंखों में देखा। इसकी आंखों में अब वो पुरानी दहशत नहीं थी, बल्कि एक जख्मी शेरनी जैसी हिफाजत थी। ये मेरा बेटा है फारिस शाह, मेरा दानियाल। इसने लफ्ज मेरा पर इतना जोर दिया कि फारिस को अपना वजूद मिटता हुआ महसूस हुआ। मेरा बेटा भी तो है। फारिस ने एक कदम आगे बढ़ाया, इसके हाथ बेख्तियार दानियाल की तरफ उठे, मगर जैनब ने इसे एक ऐसी नजर से देखा कि इसके कदम वहीं रुक गए। इसका बाप वही है जिसने इसकी माँ को इसी रात मरने के लिए छोड़ दिया था, जब इसे सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत थी। इस बच्चे का आपसे कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि आपने तो इस रिश्ते की बुनियादी नफरत और इंतकाम पर रखी थी। फारिस के पैरों तले से जमीन निकल गई। इसे एहसास हुआ कि जैनब इन 5 सालों में किस कर्ब से गुजरी होगी। तन तनहा एक बच्चे की परवरिश, मुआशरे की नजरें, और वो भी इस इंसान के बच्चे की जिसने इसकी रूह तक को जख्मी कर दिया था। वो बच्चा जिसे फारिस अपना खून समझकर सीने से लगाना चाहता था, आज इसके लिए सबसे बड़ा ताज़ियाना बन चुका था। वो दानियाल की इन मासूम आंखों में अपनी तस्वीर देख रहा था, मगर वो तस्वीर पछतावे के आंसुओं में धुंधला गई थी। इसे पता चल चुका था कि इसका बेटा इसके सामने है, मगर इस तक पहुंचने का हर रास्ता इसने खुद अपने हाथों से बरसों पहले बंद कर दिया था। अस्पताल की इस तंग और नीम अंधेरा राहदारी में वक्त जैसे थम गया। फारिस शाह, जो लम्हा भर पहले एक बाप की ममता और पछतावे की शिद्दत में मगलूब था, तड़प कर आगे बढ़ा, लेकिन जैनब ने बिजली की तेजी से दानियाल को अपने पीछे छुपा लिया। इसका यह अमल फारिस के दिल पर किसी कपते हुए खंजर की तरह लगा। वो इसे अपने ही बच्चे के लिए एक खतरा समझ रही थी। जैनब, खुदा के लिए ऐसा मत करो। फारिस की आवाज में वो रोब मिट चुका था। वहां अब सिर्फ एक हारे हुए इंसान की इल्तिजा थी। ये मेरा भी खून है, मैं इसे एक बार छूना चाहता हूँ। जैनब ने अपने वजूद को एक ढाल बना लिया। इसके चेहरे पर मौजूद सख्ती और आंखों में लहराती नफरत ने फारिस को अपनी जगह पर मुंजमद कर दिया। खून, इसने हकारत से दोहराया। खून का रिश्ता तो आपने इस दिन खत्म कर दिया था जब आपने मेरी तजलील को अपने मजहब बना लिया था। ये बच्चा इस इंतकाम की फसल नहीं है जो आपने बोया था। ये मेरी हिम्मत और मेरे रब का वो मौत है जिसने मुझे दोबारा जीना सिखाया। दानियाल, जो अपनी माँ के आंचल के पीछे छुपा हुआ था, हैरत से अपनी नीली आंखें निकालकर इस शख्स को देख रहा था जो बाकायदा रो रहा था। जैनब ने फारिस के करीब आकर दबे लहजे में मगर पूरी कुव्वत से कहा, दूर हो जाएं फारिस शाह, मेरे बच्चे के मासूम जहन पर अपने इस मनहूस साए को मत पड़ने दें। मैंने इसे बताया कि इसका बाप एक नेक इंसान था जो मर चुका है। इसे जानकर मत मारे कि इसका बाप वो शख्स है जिसने इसकी माँ को जीते जी जहन्नुम की सैर करवाई थी। फारिस का हाथ जो दानियाल की तरफ बढ़ रहा था, हवा में लर्ज कर रह गया। जैनब का अपने बच्चे को इस तरह छुपाना इसे बता गया था कि इन 5 सालों में इसने सिर्फ जैनब को नहीं खोया था, बल्कि वो अपने इस हक से भी महरूम हो चुका था जो कुदरत ने इसे दिया था। वो वहीं खड़ा रह गया जबकि जैनब दानियाल का हाथ सख्ती से थामे इसे अजनबी से बचाते हुए तेजी से राहदारी के दूसरे सिरे की तरफ निकल गई। और फारिस शाह एक बार फिर तन्हा रह गया, अपने गुनाहों की दीवार के पीछे खड़ा, अपने बेटे से कितना करीब होकर भी कितना दूर। फारिस की हिम्मत जवाब देके इसके अंदर का मगरूर शाह अब मुकम्मल तौर पर टूट कर किरची किरची हो चुका था। वो भरी राहदारी में बस की सबकी नजरों की परवाह किए बगैर धब से जैनब के पैरों में घुटनों के बल गिर पड़ा। इसके हाथ जैनब के जूतों के करीब फर्श पर फैले हुए थे और इसका सर नदामत से झुका हुआ था।
ज़ैनब मुझे मार लो, मुझे ज़लील कर लो, लेकिन मुझसे मेरा बेटा मत छीनो। फ़ारिस की आवाज़ हिचकियों में दबी हुई थी। मैंने 5 साल पल पर मलकर गुजारे हैं। मैं वो फ़ारिस नहीं रहा, मैं मिट चुका हूँ ज़ैनब। मुझे अपने कदमों की धूल बना लो, बस एक बार इस बच्चे को बाबा कहने का हक दो। इसके आंसू ज़ैनब के पैरों के पास गंदे फर्श पर गिर रहे थे। वो एक ऐसा मंजर था जिसने वहां खड़े हर शख्स की आंख नम कर दी थी। मगर ज़ैनब का दिल अब भी किसी संगे स्याह की तरह सख्त था। ज़ैनब ने एक कदम पीछे हटाया, जैसे फ़ारिस का छूना भी इसे गवारा ना हो। इसके लहजे में गुस्सा नहीं, बल्कि एक सर्द मेहरी थी जो गुस्से से कई ज्यादा तकलीफ दे होती है। हक। इसने हकारत से पूछा, फारिस शाह, आपने अपने पछतावे की कीमत भी इतनी लगाई है जितनी मेरी इज्जत की लगाई थी। आपको क्या लगता है कि आप घुटनों के बल गिरेंगे तो आंसू बहाएंगे और मैं वो सब भूल जाऊंगा जो आपने मेरे साथ किया? इसने नीचे झुककर फारिस की आंखों में देखा जहां सिर्फ मोह जैसी खामोशी थी। मेरा दानियाल किसी ऐसे शख्स को बाबा नहीं कहेगा जिसके हाथों इसकी माँ के आंसू से गंदे हो। आप मेरे लिए सिर्फ एक इबरतनाक याद है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जैनब ने दानियाल को गोद में उठाया और इसे सीने से लगाकर फारिस को वहीं मिट्टी में रुलता छोड़ दिया। उठ जाइए फारिस साहब, यहाँ कोई जैनब नहीं रहती जो आपके आंसू देखकर पिघल जाए। वो जैनब 5 साल पहले इस हवेली के अंधेरे कमरे में दम तोड़ चुकी है। फारिस वहीं घुटनों के बल गिरा रहा है। इसके हाथ खाली थे और नजरें धुंधला चुकी थी। वो शायद जिसने कभी किसी के सामने सर नहीं झुकाया था, आज एक औरत के कदमों में पड़ा अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी हार का शोक मना रहा था। जबकि जैनब इसे इसकी औकात दिखाकर एक ऐसे रास्ते पर निकल गई थी जहां वापसी का कोई निशान बाकी नहीं था। कुदरत का खेल भी कितना अजीब है। जिस खून को जैनब ने फारिस का साया कहकर धुतकार दिया था, आज वही खून दानियाल की जिंदगी की आखिरी उम्मीद बन गया था। अस्पताल के आईसीयू के बाहर एक कहराम मचा था। दानियाल की हालत अचानक बिगड़ गई थी और डॉक्टरों का कहना था कि इसे फौरी तौर पर खून की जरूरत है। और इत्तेफाक से इसका ब्लड ग्रुप इतना नायाब था कि पूरे अस्पताल में दस्तयाब न था। जैनब बदहवास होकर अस्पताल की राहदारियों में दौड़ रही थी। इसका बस नहीं चल रहा था कि वो अपनी रगों का सारा लहू निकालकर अपने बेटे में मुंतकिल कर दे। मगर इसका ग्रुप मैच नहीं कर रहा था। इस वक्त फारिस, जो साय की तरह जैनब के पीछे इस अस्पताल में मौजूद था, खामोशी से डॉक्टर के सामने जा खड़ा हुआ। मेरा खून ले लीजिए, मेरा और इस बच्चे का ग्रुप एक ही है। इसकी आवाज में एक अजीब सा सुकून और अजम था। जैनब ने जब फारिस को स्ट्रेचर पर लेटे देखा तो इसके पास रोकने की हिम्मत नहीं थी। वो बेबसी से शीशे के पार देखती रही, जहां फारिस की रगों से सुर्ख लहू निकलकर एक बैग में जमा हो रहा था। वही लहू जो दानियाल की रगों में दौड़ने के लिए बेचैन था। खून देते वक्त फारिस के चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट थी। इसे महसूस हो रहा था कि शायद जिंदगी में पहली बार वो अपने गुनाहों का कुछ बोझ कम कर रहा है। जब खून की बोतल दानियाल को लगाई गई और इसके मुरझाए हुए चेहरे पर जिंदगी की लाली वापस आने लगी, तो जैनब वहीं फर्श पर ढेर हो गई। इससे एहसास हुआ कि वो फारिस से कितनी नफरत क्यों ना कर ले। इस बच्चे के वजूद में दौड़ता हुआ सच फारिस शाह की ही है। फारिस कमजोरी के बावजूद दीवार का सहारा लेकर जैनब के पास आया। इसने कुछ कहा नहीं, बस एक नजर दानियाल को देखा और खामोशी से पीछे हट गया, जैसे वो ये बता रहा हो कि इसने ये एहसान करने के लिए नहीं, बल्कि अपने फर्ज निभाने के लिए किया है। बस एक बोतल खून ने जैनब की नफरत की दीवार में पहली बार एक ऐसी दरार डाल दी थी जिसे भरना अब इसके लिए भी मुश्किल होता जा रहा था। दानियाल की नाजुक हालत ने फारिस शाह को जैसे अस्पताल के इस ठंडे फर्श से बांध दिया था। अब वो कोई मगरूर जागीरदार नहीं, बल्कि एक ऐसा चौकीदार था जो अपने गुनाहों का कफारा अदा करने के लिए अपनी नींदें और अपना आराम कुर्बान कर चुका था। जैनब ने कई बार देखा कि जब वो थकन से चूर होकर दानियाल के सिरहाने ऊँगने लगती, तो फारिस खामोशी से वार्ड में दाखिल होता और पूरी पूरी रात एक कोने में खड़े होकर दानियाल की मॉनिटरिंग करता रहता। एक रात जब जैनब की आंख खुली तो उसने देखा कि दानियाल को तेज बुखार की वजह से झुरझुरी आ रही है। इससे पहले कि जैनब उठती, इसने देखा कि फारिस नलके के ठंडे पानी से पट्टियां गीली करके निहायत नरमी और मोहब्बत से दानियाल के माथे पर रख रहा है। इसके हाथ लड़ रहे थे। इसे वो दबी आवाज में कोई दुआ पढ़ रहा था। दानियाल ने नीम गनूदगी में फारिस की एक उंगली थाम ली और फारिस वहीं मुंजमद हो गया। इसकी आंखों से गिरे आंसू दानियाल के हाथ पर गिरे तो जैनब का दिल सीने में जैसे पिघलने लगा। वो शख्स जिसने कभी किसी को पानी का गिलास खुद उठाकर नहीं दिया था, वो अब दानियाल की छोटी से छोटी जरूरत के लिए नर्सों के पीछे भागता और डॉक्टरों की मिन्नतें करता नजर आता। वो जैनब के लिए चुपके से खाने की ट्रे रख जाता और खुद बाहर बेंच पर खाली पेट पड़ा रहता। जैनब ने महसूस किया कि नफरत की वो आग जो उसने 5 साल से पाल रखी थी, अब फारिस शाह की इस बेगर्जी खिदमत के सामने मध्यम पड़ रही थी। इससे फारिस की आंखों में अब वो पुरानी हवस के इंतकाम ने, बल्कि कैसी पाकीज़ा ममता जैसी तड़प दिखाई दी जो सिर्फ एक बाप के दिल में अपने बच्चे के लिए हो सकती है। जैनब ने पहली बार इसे रोकने या धुतकारने की कोशिश नहीं की, क्योंकि इसे एहसास हो गया था कि फारिस शाह ने सिर्फ अपना खून नहीं दिया, बल्कि वो अपना आप जैनब और दानियाल के कदमों में ढेर कर चुका था। अस्पताल के बागीचे में जहां रात की खामोशी उभर रही थी, फारिस ने कांपते हाथों से एक सफेद लिफाफा जैनब की तरफ बढ़ाया। जैनब ने सवालिया नजरों से देखा तो फारिस ने अपनी नजरें झुका ली, जैसे वो आज भी इसके वकार का सामना करने की सकत ना रखता हो।
ये क्या है? जैनब ने धीमे लहजे में पूछा। तुम्हारी आजादी। फारिस की आवाज में एक अजीब सी शिकस्त खुर्दा हिम्मत थी। ये तलाक के कागजात हैं जैनब। मैंने 5 साल पहले तुम्हें इस निकाह के नाम पर कैद किया था और आज मुझे एहसास हुआ कि मोहब्बत या माफी जबरदस्ती हासिल नहीं की जा सकती। तुमने दानियाल को जिस तरह पाला है, वैसे मुझे बता दिया कि मुझे तुमसे ज्यादा ताकतवर हो। मैं तुम्हें इस बोझ, इस नाम और मुझसे जुड़ी हर अजियत से रिहा करता हूँ। जैनब ने लड़ते हाथों से वो कागज पकड़े जिन पर फारिस के दस्तखत इसके आंसुओं से थोड़े धुंधला चुके थे। फारिस ने गहरा सांस लिया और चंद कदम पीछे हट गया। मैं अब तुम्हारी जिंदगी में कभी नहीं आऊंगा। दानियाल की जिंदगी का हक सिर्फ तुम्हारा है। मैं तो इसके साय के काबिल भी नहीं। तुम जहां चाहो, जिस तरह चाहो अपनी जिंदगी जियो। तुम आजाद हो जैनब, मुकम्मल तौर पर आजाद। लिफाफा थामी जैनब वहीं खड़ी रह गई, जबकि फारिस इसे एक आखिरी बार जी भरकर देखने के बाद अंधेरे की तरफ मुड़ गया। 5 साल पहले इसने इसे अपनी अना की जंजीरों में जकड़ा था, लेकिन आज इसने इसे रिहा करके अपनी मोहब्बत का सबसे बड़ा इम्तिहान दे दिया था। जैनब ने कागजात पर नजर डाली जहां आजादी तो लिखी थी, मगर इसके पीछे फारिस की वो तड़प छुपी थी जिसने इसे एक संगदिल इंसान से एक सच्चे पछतावे की तस्वीर बना दिया था। वो आजादी जिसका जैनब ने बरसों ख्वाब देखा था, आज इसे मिल तो गई थी, मगर इसकी मुट्ठी में दबा वो कागज इसे पहले से कई ज्यादा बोझल महसूस हो रहा था। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद जैनब ने खिड़की से बाहर देखा, जहां फारिस गाड़ी के पास खड़ा दानियाल के लिए खिलौने और अद्वियात संभाल रहा था। इन चंद दिनों में जैनब ने एक नई हकीकत का मुशाहिदा किया था। इसने देखा कि दानियाल की आंखें अपने बाबा को ढूंढती हैं और फारिस की नजर सिर्फ एक इशारे की मुंतजर रहती हैं। एक शाम जब दानियाल घर के सहन में फारिस का हाथ थामे चलने की कोशिश कर रहा था और उसकी छोटी सी हंसी फिजा में गूंज रही थी, जैनब दूर खड़ी खामोशी से मंजर देख रही थी। इसे एहसास हुआ कि वो फारिस से बदला लेने की खातिर अपने बेटे को इसकी पहचान और इसकी मोहब्बत से महरूम नहीं रख सकती। फारिस का वो गरूर, वो गुस्सा और वो फिरौनियत कहीं पीछे दफन हो चुकी थी। अब इसके सामने वो शख्स था जो दानियाल की एक मामूली सी तकलीफ पर भी तड़प उठता था। जैनब के जहन में वो तमाम तल्ख यादें अब भी थी, मगर दानियाल की खुशी इन यादों से कई ज्यादा अहम हो गई थी। इसे समझ आ गया कि एक औरत तन्हा बच्चे की परवरिश तो कर सकती है, मगर से वो तहफुज और वो बाप का साया नहीं दे सकती जो दानियाल की शख्सियत को मुकम्मल कर सके। फारिस की 5 साल तपस्या और इसकी मौजूदा आजिज़ी ने जैनब को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि शायद अब सजा का वक्त खत्म हो चुका है। इसे देखा कि फारिस दानियाल के जूते के तस्मे बांधने के लिए जमीन पर झुका हुआ था। वही फारिस जो कभी किसी के सामने सर नहीं झुकाता था। जैनब ने गहरा सांस लिया। इसके दिल की जमी हुई बर्फ आखिरकार पिघलने लगी थी और इसे यकीन हो गया था कि दानियाल की जिंदगी के इस अधूरे बाप को मुकम्मल करने का वक्त आ गया। इसने पहली बार फारिस को गुस्से की बजाय एक हमदर्द बाप की नजर से देखा और ये एहसास इसके चेहरे पर एक सुकून ले आया। हवेली की वसी और इस हॉल में उदासी का डेरा था, जबकि जहां फारिस शाह सर झुकाए मेज पर रखे इन तलाक के कागजात को देख रहा था, जिसकी बर्बादी का आखिरी मोहर साबित होने वाले थे। जैनब के हाथ में कलम था और फारिस ने अपनी आंखें बंद कर ली ताकि वो अपनी जिंदगी को मुकम्मल बिखरते हुए न देख सके। जैनब ने एक बार फारिस के झुके हुए कंधों और फिर सहन में खेलते हुए दानियाल की तरफ देखा, जो हंसते हुए फारिस को पुकार रहा था। जैनब के जहन में फारिस की 5 साल तड़प, अस्पताल की वो रातें और इसका वो बदला हुआ वजूद एक फिल्म की तरह घूम गया। इसने कलम साइड पर रखा और वो कागजात उठा लिए। फारिस को लगा कि शायद अब सब खत्म हो गया, लेकिन अगले लम्हे चिराग की आवाज से इसने चौंका दिया। आज इसने आंखें खोली तो देखा कि जैनब ने इन कागजात के 2 टुकड़े कर दिए थे और वो अब इन्हें मजीद छोटे छोटे टुकड़ों में बदल रही थी। मैं ये मौका आपको नहीं, अपने बेटे, अपने बाप को दे रही हूँ। जैनब की आवाज में एक ऐसा वकार था जिसने फारिस के मुर्दा वजूद में जान डाल दी। लेकिन याद रखिएगा फारिस साहब, इस बार अगर आपके भी आंसू मेरी आंख में आए तो मैं इस हवेली को हमेशा के लिए पीछे छोड़ जाऊंगा। फारिस की आंखों से शुक्रगुजारी के आंसू बह निकले। वो कुछ कहने के काबिल नहीं था, बस इसने अपना हाथ सीने पर रखकर अपनी वफादारी का खामोश अहद किया। इस लम्हे दानियाल भागता हुआ आया और फारिस की टांगों से लिपट गया। फारिस इसे उठाकर सीने से लगाया और दूसरा हाथ धीरे से जैनब के कंधे पर रखा। हवेली के वो दरवाजे जो बरसों से बंद थे, आज हवा के एक ताजा झोंके से खुल गए। नौकर जाकर दौड़ने लगे। चिराग रोशन हुए और दीवारों पर जमी गर्द जैसे खुशियों के कहके से साफ होने लगी। शाह हवेली की वीरानी हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी, क्योंकि आज वहां इंतकाम की जगह मोहब्बत और अना की जंग पछतावी ने ले ली थी। मिट्टी का वो बुत जिसे जैनब ने मुर्दा करार दिया था, आज एक नए खानदान की सूरत में दोबारा जी उठा था।